आई पर्सनली थिंक कि हम लोग जिस टाइम पर रियलिटी शोज में आए थे वी वर लकी, वो वाला टाइम बेटर था। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और क्वालिटी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सफ़र कर रही है। एक साल मैंने बैठकर जो रियाज किया, हर रोज़ सुबह सुबह 4 बजे उठना, वो एक साल जो मैंने रियाज किया, दैट 1 ईयर चेंज मी। इसके अंदर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हार्डवर्क से ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम लव टू मैरिज टू डिवोर्स, ये सारी चीज़ों ने मेरी लाइफ के ऑलमोस्ट 8 साल, लोग मुझसे पूछते हैं इतने टाइम कहाँ थे, तो वो 8-9 साल मेरे को पूरा झंझोड़ के दबा के डिस्ट्रॉय कर दिया। मेरा ड्रीम ये है कि मैं मरने से पहले बहुत अच्छे गाने दे जाऊं इस जनरेशन को, जो कि आजकल थोड़ा सा मुझे कहीं पर लग रहा है मिसिंग है। तो पलीन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में मुलाकात हो रही है, नया साल है, नया अंदाज है। थैंक यू सर। पलीन सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस साल को लेकर, आप क्या कहेंगे? सर ये साल मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक तरीके से स्टार्ट हुआ है। I've just lost my closest friend, my brother. तो but let's hope आगे वाला टाइम अच्छा रहे और that's all I can say। for ये साल थोड़ा डेंजरस तरीके से स्टार्ट हुआ है। या हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जर्नी की बात करते हैं। इंडियन आइडल से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, राइट? सीजन 3 आपके करियर का कितना टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं? क्योंकि उस दौर को आप कैसे देखते थे और कैसे अब देखते हैं पलटकर, जब इतना सब कुछ पीछे चला गया और आप इतने आगे बढ़ चुके हैं? ओह, आई थिंक वी हैव बीन रियली लकी बिकॉज वो टाइम पर मैं सबको बोलता रहता हूँ कि वो टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, वो टाइम पर फेसबुक नहीं था, वो टाइम पर यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। सो वी वर रियली लकी कि हम लोग एक ऐसे टाइम पर टेलीविजन में आए जबकि हर एक इंसान का जो मोड ऑफ एंजॉयमेंट, जो आप बोल सकते हैं, वो जी। टेलीविजन ही था। तो हम लोगों के जो टीआरपी जाते थे, हम लोग 8.5, 7.5, 8.8 तक हम लोगों ने टच किया है। उतना टीआरपीज आजकल टच करना पॉसिबल भी नहीं है। सो वी वर रियली लकी। सो आज का जब दौर देखते हैं आप रियलिटी शोज का, कुछ आपको लगता है कि काश हम इस दौर में होते, या फिर आपको लगता है कि वो दौर ज्यादा अच्छा था? आई पर्सनली थिंक कि हम लोग जिस टाइम पर रियलिटी शोज में आए थे वी वर लकी, वो वाला टाइम बेटर था। आज के टाइम पर कंपटीशन भी ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और क्वालिटी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सफ़र कर रही है। जी बिल्कुल। एक रियलिटी शो से एक इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचने का जो सबसे बड़ा चैलेंज एज ए सिंगर, आपसे अगर हम जानना चाहें, आपने जो फेस किया है वो क्या है? वो था एक्सपीरियंस और गलतियां। बिकॉज हम लोग जब नॉर्मल स्टेज पर होते हैं, वैसे ऐसे नॉर्मल, वैसे तो कोई भी स्टेज नॉर्मल छोटा या बड़ा नहीं होता है, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ नंबर बोल लो कि सामने जब सिर्फ 100 लोग हैं और कंपेयर टू जब सामने लाख लोग हैं, जब आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्टेक्स आर रियली हाई। यू हैव टू कम अक्रॉस एज वेरी कॉन्फिडेंट। आपको मतलब आपका क्राफ्ट आना चाहिए। तो उसके अंदर हम लोगों को दो तीन चीजें काम कर गई। नंबर वन, ऑफकोर्स, हमारा खुद का रियाज। एंड नंबर टू, हम लोग जब इंडियन आइडल में थे भी तो सामने इतने सारे कैमरास थे, इतना सारा ऑडियंस होता था, सामने इतने बड़े जजेस बैठे हैं, इतने बड़े दिग्गज जजेस बैठे हैं। तो उनके सामने हमने जब गा लिया ना, तो उसके बाद जब हम लोग स्टूडियो से बाहर निकलकर हम लोगों को कोई बड़ा स्टेज दिया गया जहां सामने 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो हम लोगों को उतना ज्यादा डर नहीं लगा, क्योंकि हमने उससे ऑलरेडी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन ऑलरेडी देख ली है। जी बिल्कुल। बट आपको कभी भी, या इंडियन आइडल से पहले या इंडियन आइडल के बाद, आपको कभी भी लगा या कभी ऐसा लगा कि यस, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के लिए बना हूं? वेल ये मुझे फील हुआ था बचपन से। खैर, मैं गाना तो मैं बचपन से गा रहा था और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर मैं ऑलरेडी बचपन से जीत चुका था। और मेरे को हमेशा से बचपन से एक ही लाइफ का गोल था, वो था आर्मी ऑफिसर बनना, लाइक माई फादर। तो आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। तो बचपन से मेरे को आर्मी ऑफिसर ही बनना था। इट वॉज बैक इन 2005। यस, 2005, जब अभिजीत सावंत इंडियन आइडल बने थे। जी। ये चीज मैंने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा भी बोला है, मेरे सीजन में भी मैंने बोला, और ये सावंत भाई को भी पता है, उनको भी पता है कि उनको जब देखा मैंने इंडियन आइडल बनते, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि अच्छा, म्यूजिक के अंदर भी करियर बनाया जा सकता है और म्यूजिक में इतना ज्यादा दीवानगी, इतना ज्यादा पागलपन लोगों की तरफ से पहली बार हम लोगों ने देखा था। पहला रियलिटी शो था इंडियन आइडल 1। एंड फ्रॉम देयर ऑन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो वो आपके इंस्पिरेशन से, बट आपकी ये जो जर्नी रही कैसे तब स्टार्ट हुई, और आपने कैसे रियाज, जैसा आपने बोला, सब कैसे आपने इस फील्ड में
क्या कुछ किया आपने इसके लिए? मैंने तो बहुत मेहनत करी है। मैं तो अपने कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था और मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट ले लिया। मैंने फाइनल एग्जाम देने गया नहीं और मॉम डैड बहुत नाराज हुए थे, बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें अगर आर्मी में जाना है तो पढ़ाई क्यों छोड़नी है। मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 साल का ड्रॉप लेना है, मैं वापस से जूनियर्स के साथ बैठ जाऊंगा, वो चलेगा, बट बोलते करना क्या है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बॉट हारमोनियम तानपुरा। और वाह। उस 1 साल मैंने बैठकर जो रियाज किया, हर रोज सुबह सुबह 4 बजे उठना और खरज का रियाज करना, दिन दोपहर को रियाज करना, दिन शाम को रियाज करना, और टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, वो 1 साल जो मैंने रियाज किया, दैट 1 year चेंज्ड मी कंप्लीटली। और फ्रॉम फ्रॉम देयर लाइफ टुक अ बिग यू टर्न। या बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर आइडल 3 फिर सेलेक्ट हो गया और उसके बाद से रेस्ट इज हिस्ट्री। या बट उस समय मॉम डैड को बुरा लगा, बट अब प्राउड फील, या अब कुछ मतलब उनका मोमेंट कैसा रहता है या? यस, वो टाइम पर तो थोड़ा सा मॉम डैड, ऑफ कोर्स कोई भी मॉम डैड थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, बट थैंकफुली उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात है। और अब जब मैंने इसके अंदर करियर बना लिया है, आई एम डूइंग रियली वेल फॉर माई सेल्फ, वो लोग फिर कंपेयर भी करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग तो बहुत पैसे कमाते हो क्योंकि लाइव शोज में टचवुड बहुत अच्छा इनकम हो जाता है इफ यू कंपेयर इट विद अ गवर्नमेंट या जॉब। या तो हम लोग तो गवर्नमेंट जॉब से ही कंपेयर करेंगे, या तो वैसा है। ओके, बट रियलिटी शो से पहचान मिलना, अब वहां पर एक सक्सेस बनाना, घर घर की पहचान बनना, बट उसके बाद करियर को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आपको पता है, बहुत सारे रियलिटी शोज जीतने के बाद भी लोग गायब हो जाते हैं, यस, गुमनाम हो जाते हैं। यस। धीमे धीमे आपने इसे कैसे बनाए रखा, और कितना चैलेंज आपके लिए रहा, क्योंकि खुद को मुकाम पर बनाए रखना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है आफ्टर सक्सेस। यस, आई थिंक इसके अंदर हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हार्डवर्क से ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगहों पर मैंने बहुत सारे सिंगर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं खुद भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने बड़े मुकाम तक आए और उसके बाद फेड आउट हो गए। या कहीं ना कहीं वो उनका खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, मुझे ऐसा फील होता है। व्हेन यू हैव अ फुल 100% बिलीफ अपने ऊपर, आपको पता है आप अच्छे हो, यू हैव फुल बिलीफ इन योर क्राफ्ट, इन योर टैलेंट, और आपको पता है कि आपने आगे जाना ही जाना है, तो आपने जाना ही है। एंड अलोंग विद दैट हार्डवर्क, और आपको साथ में इवॉल्व भी होना है। आप एक वो पके हुए घड़े की तरह अगर बैठोगे तो आप टूट जाओगे। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू लर्न ऑल द न्यू सॉन्ग्स। जो भी आपके साथ में, अभी जैसे अगर मैं तो बहुत पहले आया था, तो अभी जितने भी आइडल्स आ रहे हैं सब लोग तो हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, बट जो भी वो गाने गाते हैं वो गाने मुझे भी आते हैं। जो वो स्टेज पर गाएगा वो गाना मेरे को भी आना चाहिए। मैं ऐसे नहीं स्टबन होके बोल सकता कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ पुराने गाने गाऊंगा या 90s के गाने गाऊंगा। आई हैव टू नो आज भी जो गाना रिलीज हुआ है, कल शाम को भी जो गाना रिलीज हुआ है, आई हैव टू नो इट, आई हैव टू कीप इवॉल्विंग। या बट जैसा आपने बोला, आज के दौर में इतना कंपटीशन है, ओरिजिनलिटी तो बहुत इधर उधर हो गई है। बट अगर आपसे जानना चाहें कि आज के समय में किसी कलाकार के लिए ओरिजिनल म्यूजिक कितना जरूरी है? वेल, मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल म्यूजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी कलाकार के लिए। और हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ अगेन, मुझसे थोड़ी देर पहले अभी कोई पूछ रहे थे कि पहले के गाने अच्छे होते थे या आज के गाने अच्छे होते हैं। आई वुड क्लियरली से पहले, बिकॉज पहले क्वालिटी पर जोर दिया जाता था, अब क्वांटिटी पर जोर दिया जा रहा है। सो जब आप कोई भी चीज़, मैं तो बोलता हूँ आप मुर्गी के अंडे भी अगर आप पैदा करोगे, क्वांटिटी में करोगे तो क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं सफर करेगी। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद सॉन्ग्स आल्सो दीस डेज। मेरा भी वही सवाल होगा, पर्स आपको ओल्ड गाने आप गुनगुनाना पसंद करते हैं, या फिर आज का जो रैप या आज का जो गाना है वो? मैं पुराने गाने भी गाता हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज पुराने गाने हमेशा से सुने हैं। 90s के गाने मेरे को बहुत पसंद है, और लेटेस्ट गाने भी गाता हूँ, मैं रैप भी करता हूँ। तो रैप करना लिंकिन पार्क से शुरू किया था, उसके बाद अभी तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे रैप आर्टिस्ट हो गए हैं। सो बोथ। अगर आपसे जानना चाहें, अगर गाना लिखने की बात अगर करें, तो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, फ्रेंड्स, लव, या फिर ऑडियंस की फीलिंग्स? कैसे सब कुछ मिक्सअप होता है, या कैसे होता है? देखिए, अब फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने, मेरे क्लाइंट ने बोला कि एक रोमांटिक गाना बनाना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा, सर किस प्रकार का रोमांटिक? रोमांस तो सब जगह होता है, वो तो एक लवर के अंदर भी है, एक माँ बेटे के अंदर भी है, एक जानवर और एक इंसान के बीच में भी है। तो बोलते हैं यार तुम इतना डिटेल में जाते हो। मैंने कहा यस सर, मेरे को डिटेल में बताइए। बोलते ठीक है चलो लड़का लड़की। नेक्स्ट सवाल होगा किस प्रकार के लड़का लड़की, क्या वो लोग, क्या उम्र है उनका। ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स लेने के बाद उस सिचुएशन में अगर मैं अपने आप को देख सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में मैं उस सिचुएशन में रह चुका हूँ, तो अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के लिरिक्स लिखने की कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर एक नया सिचुएशन खुद ही क्रिएट करेंगे फ्रॉम द लाइफ एक्सपीरियंस।
ये कह सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस का इनपुट आ ही जाता है कहीं ना कहीं, कुछ ना, अपना एक्सपीरियंस का इनपुट आता है, उससे बहुत हेल्प होती है। और वो बहुत नेचुरल भी होता है। यस, व्हेन आई वाज आई एम 38 नाउ, व्हेन आई वाज 28 तो तब मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता था जितना मैं 38 में लिखता हूँ। आई एम श्योर जब मैं 48 हो जाऊंगा तो और भी अच्छा लिखूंगा। बट यू नो, आप जब पीछे पलट के देखते हैं, किसी चीज का रिग्रेट आपको होता है कि काश इससे और मैं जा सकता था, या आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा थी, इस बात का आपको मलाल होता है? बहुत लोग बोलते हैं और वेल विशर्स भी बोलते हैं और म्यूजिकल गुणी लोग भी बोलते हैं कि आइडल्स में भी मेरे को और आगे जाना चाहिए था, बट मैं सबको बोलता हूँ कि नहीं, आई थिंक मैं जहाँ था, जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ है, वो सारी चीज़ों का सम ऑफ कलेक्शन मैं आज हूँ। अगर मैंने वो जो दुख देखे हैं या जो परेशानियां देखी हैं पास्ट में, पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर हो, अगर वो नहीं होते तो आज मैं एक अलग इंसान होता। आई थिंक आज अगर मुझ में तो थोड़ी भी जो स्थिरता है या थोड़ी भी जो मेच्योरिटी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द पास्ट मेमोरीज। सो थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, क्या दौर, किस सिचुएशन में आप उभरे और क्या कुछ हुआ था आपकी लाइफ में जिसने आपको झकझोर दिया, फिर वहां से आपने अपनी जिंदगी को फिर से मूव ऑन किया, थोड़ा सा अगर आप बताना वेल चाहें। सबसे पहला तो यही कि इंडियन आइडल 3 में जब भी आप आते हो, कोई भी रियलिटी शो में आप आते हो, तो आप जीतने के लिए आते हो। तो अगर आप नहीं जीत पाए तो पहला धक्का वहां लगता है, हम्म, वो धक्के से आप निकलते हो। बट वी वर लकी इनफ कि हम लोगों को सोनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सोनी म्यूजिक ने हमारे साथ एल्बम वगैरह किया, वो सब हुआ। हम्म, और वहां से सब कुछ ऐसा स्मूथ जा ही रहा था कि फिर पर्सनल लेवल पर आप आपको धक्का लगता है। तो वहां पर वो मेरे 7 साल लाइफ के जो थे, वो क्या बहुत हुआ ज्यादा। अगर थोड़ा सा अगर आप। मेरा मेरा बेसिकली बहुत एक पर्सनल करीबी रिश्ता था, और साथ में हमारा जैसे बोलते हैं आप लव मैरिज बोलते जी। हैं, तो मेरा मैरिज भी हुआ। बट जिस तरीके से थिंग्स टर्न्ड अप और उस प्रकार से जब डिवोर्स हुआ, उसके बाद वो एक फ्रॉम लव टू मैरिज टू डिवोर्स, ये सारी चीज़ों ने मेरी लाइफ के ऑलमोस्ट 8 साल, लोग मुझसे पूछते हैं इतने टाइम कहाँ थे, तो वो 8-9 साल मेरे को पूरा झंझोड़ के दबा के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद मेरा अब जाकर मेरा थोड़ा सा कम बैक हुआ है, थैंक्स टू माई करंट पार्टनर। या बट ये बहुत मुश्किल, जैसा आप इतनी हंसी से बोल रहे हो, और इसके पीछे पेन हम समझ सकते हैं। यस, बट कहते हैं ना कि सोलमेट होते हैं तभी आप कनेक्ट होते हैं, जब आप Yes. कनेक्ट होते हैं। बट ऐसा क्या हो जाता है कि यू नो इतने इतने लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद भी चीजें, आज के दौर में देख 14-15 साल के बाद भी Yes. लोग डिवोर्स कर लेते हैं। यस, आपकी केस में क्या हुआ था? हमारे वही ना, बिकॉज आई थिंक ये आसान होगा बोलना कि उसकी गलती थी, वो बोलेगी मेरी गलती थी, कौन सही कौन गलत उस पर ना ज़्यादा जाते हुए, आई थिंक मुझे समझ जाना चाहिए था बहुत पहले कि वहाँ पर जो इमोशंस थे वो रियल थे या रील थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर रील वाले इमोशंस थे, रियल इमोशंस नहीं थे, और मैं खुद रियल रियल करते चला गया। और लास्ट तक फिर व्हेन वंस द कैसल ब्रेक्स डाउन एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज के अब तो आगे कुछ है नहीं यहाँ से। सो लाइक दैट। बट नाउ करंट यू आर सो हैप्पी, कहते हैं ना मूव ऑन, कुछ भी हो, आपको सिचुएशन आगे बढ़ना था। अभी कैसी लाइफ चल रही है, क्या कुछ अब कैसे कनेक्शन होता है, और उनका क्या मानना है आपके प्रति और आपका उनको लेकर? अरे मेरा तो मूव ऑन, मेरे को बहुत टाइम लग गया, मेरे को 2 साल लगे मूव ऑन होने में, उनको तो 2 महीने लगे थे। और वो तो अपने एक्स के पास चले गए थे, मैं तो 2 साल तक लिटरली कबीर सिंह बना हुआ था। सुबह सुबह उठते ही मेरा पैग स्टार्ट होता था, रात तक पूरा बॉटल खत्म हो जाता था। सो इट टुक मी टाइम, एंड देन आई मेट दिस चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन हु आई एम मैरिड टू नाउ, एंड उन्होंने मुझे बहुत संभाला, एंड उन्होंने सुना मुझे Yeah. और मुझे समझा और मुझे संभाला वहाँ से, एंड शी गॉट मी आउट ऑफ द कबीर सिंह फेज, एंड नाउ वी हैव बीन हैप्पीली मैरिड फॉर 2 years नाउ। तो अभी तो लाइफ एकदम बल्ले बल्ले। बट ये बहुत अच्छी बात है कि यू नो लाइफ में ऐसा पार्टनर मिलना जो आपको समझे और आपको संभाले। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि शायद उनकी बदौलत आपकी लाइफ में चेंज हुआ है और आप थोड़ा अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं? वेल ये मैं बोलूँगा, मैं हर एक इंसान से बोलना चाहूँगा कि अगर आपका पार्टनर सेल्फलेस है और सच में आप और वो एक हो, तो स्काई इज द लिमिट। बिकॉज मेरे को और आपका अगर वो बेस्ट फ्रेंड है, मुझे नहीं लगता एक भी दिन मेरे को ऐसा फील हुआ हो कि मैं किसी और इंसान के साथ रह रहा हूँ उस घर में। मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद के साथ ही रह रहा हूँ। तो किसी भी इंसान को, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, अगर आपको कोई एक इंसान ऐसा फील कराता है कि आप किसी और के साथ नहीं, आप खुद के साथ हैं, प्लीज मैरी दैट पर्सन।
कहते हैं ना कि आप उसके साथ रह के आपको खुशी मिले तो इट मीन्स कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सो ये कब कब आपको फील हुआ कि नहीं वो मेरी लाइफ का अहम हिस्सा है? सो आ- बेसिकली ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी, बट सिर्फ दोस्त थी, और ये दुबई चली गई थी, और मेरी यहाँ पर, मैं मुंबई में था, और हम लोग 2009-10 में हम लोग आरजेस थे दोनों, रेड एफएम में हम लोग मिले थे। उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हो गई थी और मैं यहाँ था, एंड देन आई गॉट मैरिड टू माय फर्स्ट वाइफ, एंड देन 2020 के आसपास, कोविड के आसपास, शी केम फ्रॉम बैक फ्रॉम दुबई, और तब तक भी हम वी वर नॉट इन टच रियली, ठीक है, थोड़ा हाई हेलो होता था। तो वो टाइम पर जब डिवोर्स हुआ 2017-18 में, तो सारे दोस्त लोगों को, ऑफ कोर्स सब लोगों को पता चल जाता है, तो फिर दैट इज व्हेन शी एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, और उसने बोला ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज वो इतनी पुरानी दोस्त थी, मेरे को 1% भी संकोच नहीं करना पड़ा, आई वाज माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग। उसने बोला ठीक है, सामने वाला जैसा भी है, you have to get yourself back up on your feet and you have to move on, because there's no point in pressing the old wounds. You Yeah. have to go on. आपको move on करना ही पड़ेगा, और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैंस के लिए, सबके लिए you have to move on. बहुत सारे मेरे फैंस को आज तक नहीं पता, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी कैमरा पे आके बोला नहीं कि मैं कितना हर्ट हुआ। Yeah. हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया का बहुत फायदा उठाया और बहुत सारा बातें बोली मेरे अगेंस्ट, बट लोगों को नजर आ जाता है, लोगों को पता है सच क्या था। या कहते हैं ना कि जब आपने किसी को प्यार किया तो उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। मुझसे वो हो नहीं सका, और मैंने उनको कभी बदनाम नहीं किया। बट आप उनके लिए क्या, जो अभी करंट पार्टनर है, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके आने से आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो चुकी है और आप अब आगे बढ़ रहे हैं। मेरे करंट पार्टनर की वजह से तो एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन सम अनदर लेवल। आई हैव अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस नाउ बिकॉज ऑफ हर। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरे जैसे पीछे ना हजार लाख लोगों की सेना मेरे साथ क्या खड़ी है, बात ऐसा अकेला फील नहीं होता है। वेरी सो ट्रू। नाउ एवरीथिंग इज चेंज। अब इस बात को मानते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होना बहुत जरूरी है, होता है। ये चीज मैं पहले नहीं बिलीव करता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ कहानियां हैं, बट अब सच में ऐसा लगता है कि हर एक कामयाब इंसान, पुरुष नहीं, Yeah. हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक उसी प्रकार के इंसान का हाथ होता है जो उसके सपनों को अपने सपने देखता है। क्या बात। वो तो आपके सपनों को अपना समझती है, बट आपका उनके सपनों को लेकर के क्या नजरिया है? दिक्कत यही है, उनके सपने मेरे सपने हो गए हैं। क्या बात। उनको बचपन से ही म्यूजिक में करियर बनाना था, वो नहीं बना पाई फॉर किसी कारणवश। वो साउंड इंजीनियर हैं और बहुत बड़े लेवल पर साउंड इंजीनियर हैं, तो उनको म्यूजिक में ही आना था। तो ये उन्होंने भी नहीं सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना उन्होंने प्लान किया था, ना मैंने प्लान किया था कि एक ठीक है मैं प्रोफेशनल सिंगर बनूंगा। हम दोनों तो आरजेस थे जब मिले थे। प्रोफेशनल सिंगिंग के अंदर हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, कंपोजर बनेंगे, लिरिसिस्ट बनेंगे, एंड नाउ माय ड्रीम्स आर हर ड्रीम्स एंड हर ड्रीम्स आर माय ड्रीम्स। तो वैसा चीज हो गया। और शायद यही वजह है कि कहते हैं ना, डेस्टिनी पहले से लिखी होती है, भले ही राहें इधर उधर हुई, बट Yes. फाइनली आके मिल गया आप, राइट? यस, नाउ फाइनली वी मेट लाइक इस दौरान यू नो बहुत सारे, जब भी आप कंट्रोवर्सी में होते हो तो बहुत सारे रियलिटी शोज आपको ऑफर किया जाता है। हाँ. कभी आपको ऑफर आया बिग बॉस से, समथिंग लाइक दैट? यस, मेरे को भी ऑफर्स आए थे रियलिटी शो से, बट आई थिंक आई वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ दोज 8 years। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, मैं शायद से मैं खुद का ही बेवकूफ़ बना दूंगा वहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर, और बहुत अच्छी फैमिली से आता हूँ, रिस्पेक्टेबल फैमिली से आता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का सर नीचा हो, तो इसीलिए मैं कोई रियलिटी शो में गया नहीं। उसके अलावा चूंकि आप इतने अच्छे खूब सिंगर हैं, बहुत सारे रियलिटी जो सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं उसमें बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत पुराने जो सिंगर्स हैं उनको जज के तौर पे भी बिठाया जाता है, या हैं लोग। कभी आपको ऐसा मौका मिला, आपने यहाँ कभी ट्राई नहीं किया? वेल, मेरे को एज ए जूरी एक रियलिटी शो के लिए ऑफर आया था, तो वहां पर भी, वो टाइम पर भी अगेन आई सेड नो। पता नहीं, फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट माई सेल्फ कि मैं अंदर से ही इतना टूटा हुआ था और इतना इनकम्प्लीट था बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस रिलेशनशिप, कि मैं संभल ही नहीं पाया। जब मैं खुद ही अंदर से टूटा हुआ हूं तो मैं बाहर मैं क्या ही करूंगा। Exactly. तो हाँ, द ओनली थिंग दैट वाज कांस्टेंट वाज लाइव शोज, बिकॉज आई एम रियली गुड ऑन स्टेज, टचवुड। वो एक जगह है जहां मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ, स्टेज पर मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उसकी वजह से, और ऑर्गेनाइजर्स को भी नजर आता है, और इतने साल हो गए हैं, 18 साल हो गए तो इवेंट इंडस्ट्री में, सारे ऑर्गेनाइजर्स जानते हैं कि हाँ ये स्टेज पर अच्छा है। तो बस वही था कि स्टेज पे जाता था, अपना काम किया और अपने रूम पे चले गए, बस डायरेक्ट घर आ गए, वैसा। ओके, सो प्रशांत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रशांत तमांग
जब आपको ये पता, चूंकि आपका इतना बेहद अच्छा रिश्ता था, आपका दोस्ती इतनी अच्छी थी, जब अचानक से सडनली आपको ये न्यूज मिला कि सडन डिमाइस हुआ है, आपको मतलब आपने यकीन तुरंत कर लिया था या क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। हम लोग मैं और मेरी वाइफ सूरत में थे, मैं शो पर था और वहाँ से मेरे को ये मुझे आके एकदम से बोलती है कि आपका ये दोस्त पागल हो गया, बैक टू बैक कॉल कर रहा है। अमित पॉल मेरे को बैक टू बैक कॉल कर रहा था। उसका 5th या 6th कॉल था, तो मैंने एकदम से उठाया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलता है दोस्ती बुरा मत मानना, बट आर प्रशांत इज नो मोर। मैंने बोला कौन सा प्रशांत? बोलता आर प्रशांत। जैसे उसने बोला ना हमारा प्रशांत, मेरा समथिंग शुक इनसाइड मी और मैं शैटर हो गया, मैं वहां पर शॉक में चला गया। आई हैड नो वर्ड्स, मुझे समझा नहीं उस टाइम पर मैं क्या करूं। और इधर उधर फोन करने शुरू किया, हम सब लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। फिर अल्फी मैम से बात हुई, अभिषेक से बात हुई, एंड कंप्लीटली टेकन अबैक, समझ नहीं आ रहा। अच्छा वहां पर उधर ही से मैं वाइफ को बोल रहा हूँ कि फ्लाइट टिकट करते हैं, दिल्ली जाते हैं। वहां से अभिषेक बोल रहा है नहीं दिल्ली मत आ, शायद से प्रशांत को दार्जिलिंग लेकर जाएंगे। टू मेनी थिंग्स वर हैपनिंग एंड मोर ओवर मोर सो हम लोग ज्यादा भी शैटर्ड थे। क्या होता है अगर आपके आसपास, खुदा ना खास्ता आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो, कभी ना हो, बट एक रहता है ना कि वहां पर एक फैमिली सपोर्ट हो, एल्डर्स हो, फैमिली हो। वहां कोई नहीं था, वो बेचारी अकेली थी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, 3 साल की बच्ची है, घर में कोई है नहीं उधर। तो वो कोई तो भी आसपास के किसी नेबर को लेकर, प्रशांत की बॉडी को लेकर वो हॉस्पिटल गई है, छोटी बच्ची को किसी के पास छोड़ा है वहां पर। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग। हम लोग वो टाइम पर समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। एक दूसरे को कॉल करके बोल रहे थे कि दिल्ली में कौन है, उसको बोलो एक बार वो हॉस्पिटल में जाए। तो मेड के थ्रू हम लोग पता लगा रहे हैं कौन से हॉस्पिटल में। ऑल दिस इतना, ये 3-4 घंटे इस तरीके से गुजरे, दिमाग नहीं चला। फिर हम लोग फटाक से हम लोग मुंबई आए, रात में अपनी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कराई, हम लोग बागडोगरा लैंड हुए। तो वहाँ से फिर हम लोग प्रशांत की फैमिली, प्रशांत की बॉडी के साथ हम लोग सब लोग साथ में ही बागडोगरा से दार्जिलिंग तक हम लोग बाय रोड सब लोग साथ में गए। रास्ते में हर एक चौराहे पर प्रशांत की बॉडी को, जो वैन थी जिसमें थी, जगह जगह पर रोकते हुए गए हैं। हर एक इंसान ने वहाँ पर अपने लास्ट राइट्स, अपना ट्रिब्यूट प्रशांत को दिया है। सब लोगों ने रुक रुक के माथा टेका है प्रशांत के पास। जिस लेवल का प्यार वहाँ पर लोगों ने प्रशांत के लिए जो दिखाया है, बैक देन ऑल्सो एंड टुडे ऑल्सो, इट्स कमेंडेबल। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट अगर एज अ फ्रेंड, कैमरे से दूर, लाइमलाइट से दूर, अगर प्रशांत की बात करें एज अ फ्रेंड, आपके फ्रेंड कैसी शख्सियत थी, कैसे इंसान थे, वो थोड़ा बताना चाहेंगे? अरे पागल, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना ऑनेस्ट, इतना साफ दिल, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। मतलब गिवर जैसे बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं भाई तू मतलब सब कुछ ही लुटा रहा है। हम लोग जब 2007 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तब आई थिंक ये आईफोन, जब फर्स्ट आईफोन जब आया था, तो ये यूएस से लेकर आया था। इंडिया में हार्डली 1-2 लोगों के पास था, शायद से खान साहब के पास था। तो ये वहां से इसको इनकी नेपाली कम्युनिटी ने दिया था। तो घर पे तब तक हम लोग ये सोनी एरिक्सन वगैरह फोन यूज कर रहे थे, तो मेरे पास भी वो था। तो हम सब लोग ऐसे बैठे, तो वो आया रूम पे आके, आईफोन दिखाया उसने। मैं बोला यार क्या मस्त फोन है, कितना अच्छा फोन है। उसने लिटरली, मैं बैठा था और वो ऐसे साइड में खड़ा था, उसने फोन ऐसे लिटरली मेरे ऐसे गोदी में फेंक दिया, बोलता है तेरा फोन। मैंने कहा नहीं नहीं पागल है, इतना महंगा फोन है मेरे को। लिटरली उसने मेरे हाथ में दे दिया कि ये तेरा फोन है। कभी भी कोई भी चीज का आपने तारीफ कर दिया ना, भाई तेरा जैकेट बहुत अच्छा है, ये ले ले। सुन ना, तेरा ये शूज बहुत अच्छा है, ये ले ले। जब जब भी आउट ऑफ इंडिया से, कहीं से भी बाहर से आया, अपना हर चीज उसने दे दिया। तो एज ए गिवर, ये हो गई उसकी चीजें देने वाली। एज एन इमोशनल, कुछ भी, किसी नीचे जो वॉचमैन रहेगा उसको भी उतना ही प्यार देगा जितना वो हमें देगा। नीचे ड्राइवर को भी उतना ही प्यार देगा, सम्मान देगा जितना हमें देगा। और बड़ों को भी उतना ही सम्मान देगा, छोटों को उतना सम्मान देगा। मैंने नहीं देखा ऐसा इंसान, इतना सेल्फलेस इंसान मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। बट आज चूंकि अब वो नहीं है हमारे साथ, या हम इस दुनिया में नहीं है, अब आप जब म्यूजिक बनाएंगे या फिर आप जब स्टेज पर गुनगुनाएंगे, कमी महसूस होगी उनकी? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अभी हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ एक फंड रेजर प्लान कर रहे हैं प्रशांत के लिए, और हम सब लोग आइडल 3 के जितने भी टॉप 10 सिंगर्स हैं, हम सब लोग साथ में उधर जाकर परफॉर्म करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितना भी पैसा इकट्ठा होगा उस कॉन्सर्ट से, वो प्रशांत की वाइफ और उसकी 3 साल की बच्ची को देना चाहेंगे। तो मैं वही सोच सोच के मैं कांप रहा हूँ और घबरा रहा हूँ कि वो शो पर हम सब लोग गाएंगे कैसे, बिकॉज मैं प्रशांत के गाने गाऊंगा मोस्टली, मैं वही प्लान कर रहा हूँ। बट कैसे गाऊंगा वो नहीं समझ आ रहा है, वो रोना ही नहीं बंद हो रहा है। अब ये 3-4 दिन जब उधर थे दार्जिलिंग में, फॉर द एंटायर क्रिमेशन पीरियड, नहीं समझ आया, कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा था। वो भी जब उसे क्रिमेशन पर, जब साइड में मैंने एक गाना गाया,
वहाँ पर कुछ लोकल आर्टिस्ट थे, कुछ नेपाली गाने गा रहे थे। उनमें से किसी एक ने बोला भाई एक गाना गा दीजिए, और मेरी वाइफ ने मेरे को, मैं तो रोए जा रहा था, वाइफ ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं आप जाओ, एटलीस्ट एक गाना गा दो, प्रशांत वुड वांट दैट। तो मैंने वहाँ पर वो गाना एक गाया था जो कि अभी वायरल हो रहा है, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जो कि मैं गा पाया, और जो आधा गाना गा पाया और उसके बाद आई स्टार्टेड क्राइंग। उसके ऊपर मेरे से नहीं हो पाया, तो आई डोंट थिंक, मैं पता नहीं कैसे गा पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा। बट अगर सपोज दैट अगर प्रशांत आपको देख रहे होते तो आपके ख्याल से वो क्या कहते आप? वो यही बोलता है कि सुन अपना ध्यान रख साले। वो ऐसे हम लोग उसका बहुत इमिटेट करते थे, हम उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। तो वो अभी तो इसी तरीके से हम लोग बात करते थे, ध्यान रख अपना, ऐसे बोलता हूँ। चलिए, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सिंगर के साथ आपने स्टेज इंटरनेशनल स्टेज पर आपने शेयर किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने उन लोगों से सीखा या कोई वाकया बताना चाहेंगे जो आप कभी जीवन में भूलते नहीं? There was this 2007 में हम लोग एक सैफ अली खान थे, यस सैफ अली खान साहब थे और स्ट्रिंग्स थे, हम सब लोग ऐसे साथ में खड़े थे, और कैमरा में से एक टीम ने कोई उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, और यही डिस्कशन चल रहा था कि बैक स्टेज एक आर्टिस्ट को कैसा रहना चाहिए, और स्टेज पे जाने से पहले जैसे होता है ना, पेट में ऐसा चूहे दौड़ते हैं और ऐसा थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, गूज बम्स जैसा होता है। तो उसी टॉपिक पे उन्होंने आंसर दिया था, तो मैं साइड में खड़ा था, आई टुक दैट लिबर्टी, और मैं साइड में जाके बोला सर वो जो भी आपने बोला वो एक बार वापस से बोल दो ना, मैं भी सर सिंगर हूँ। उसने बोला हाँ, बहुत अच्छे से मिले। उन्होंने बोला कि स्टेज पे जाने से पहले गूज़बम्स आते हैं? मैंने कहा हाँ सर बहुत आते हैं। थोड़ा घबराहट होती है? मैंने कहा हाँ सर बहुत होती है। बोलते बस ये इमेजिन करो कि जब तुम स्टेज पर हो तो वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने कहा सर एज इन खाली है स्टेज? एज इन बोलते घर में कैसे गाते हो? मैंने कहा सर हाँ जैसे घर में। तो ये कैसे इमेजिन करूँ, जितने भी लोग हैं उधर कोई है ही नहीं। बोलते यही इमेजिन करना है, एंड धीरे धीरे तुम्हारा फियर सारा चला जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई डिड, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी ऑल दीस इयर्स। बट आज का दौर कितना बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है। आजकल बेसुरे लोग भी सिंगर के तौर पर वायरल हो जा रहे हैं। आपके हिसाब से आज के दौर में जो टैलेंट ज्यादा मायने रखता है या फिर वायरल होना? सी देखिए, इट इज मतलब वो टू ईच देयर ओन, मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। शायद से कोई इंसान टैलेंट के बेसिस पर आगे आना चाहता है, उसको पता है कि वो टैलेंटेड, और एक इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ रहा है। कुछ भी सही या गलत मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं हर एक चीज़ को उसी तरीके से, आई सी एवरीथिंग द वे इट इज। तो यस, आज की डेट में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू एआई, अब तो आप भी गाना गा सकते हैं, मेरा कोई भी गा सकता है, ऑटो ट्यून है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ रियल तो रियल है, क्योंकि ठीक है आपने एआई के थ्रू गाना बना लिया, ठीक है आपने ऑटो ट्यून डालकर गाना बना लिया, अब तब क्या करेंगे जब मैं आपके हाथ में माइक दूंगा और सामने 10 लोग होंगे या 100 लोग होंगे या 1 लाख लोग होंगे, मैं बोलूंगा चलिए गाना गाते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो एक रियल तो रियल ही रहता है। सो आई डोंट फील थ्रेटन्ड बाय द टेक्नोलॉजी और एआई या फिर बाकी जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, ठीक है सब खुश रहो, सब पैसा कमाओ। बट आपके हिसाब से एआई जो है या टेक्नोलॉजी सिंगर्स की जो आत्मा होती है उसको वो रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, हर जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ है पास्ट में भी, हमेशा जब भी कोई भी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुई है किसी भी जनरेशन में, हमेशा कुछ ना कुछ तो छूटा है और कुछ ना कुछ गेन किया है। तो एआई की वजह से हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग छूटेंगे और कुछ ना कुछ हम लोग गेन ज़रूर करेंगे। एंड आई अगेन से, जिनको रियल म्यूजिक सुनना है वो इंसान के मुंह से ही सुनना चाहेंगे, उनको रोबोट के थ्रू नहीं सुनना चाहेंगे। उनको समझ आ जाएगा कि ये रियल है, ये रील है, वो फीलिंग्स नहीं आएगी। हाँ वो फीलिंग नहीं आएगी। चलिए, लास्टली कहते हैं ना, हर सिंगर का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि वो इस बॉलीवुड सिंगर के लिए गाना गाएगा या किसके लिए वो गाएगा। आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है? मेरा ड्रीम ये है कि मैं मरने से पहले बहुत अच्छे गाने दे जाऊं इस जनरेशन को, जो कि आजकल थोड़ा सा मुझे कहीं पर लग रहा है मिसिंग है। बिकॉज आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उस टाइम पर था, आई वॉज बॉर्न इन 1987 में मैं पैदा हुआ था। मैंने अच्छे गाने सुने, मैंने पुराने गाने सुने, 90s के गाने सुने, बहुत मीनिंगफुल गाने सुने। आज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गानों का जो स्तर है, जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं घट गया है ओवरऑल। सो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूजिक इंडस्ट्री बिफोर आई गो, और कुछ अच्छे गाने, कुछ मीनिंगफुल गाने देकर जाना चाहूँगा। एक 2 लाइन अपने फैंस के लिए।